अहंकार कहता है मुझे जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, ऊंचा है, प्यारा है। लेकिन कुछ नहीं मिल सकता जो श्रेष्ठ, सुंदर, ऊंचा, प्यारा है जब तक तुम अहंकार हो। जो कुछ तुम्हें तुम्हारे लिए चाहिए, अच्छा, ऊंचा, सुंदर, वो तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम हो। आपकी बाइक स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही है? आपने खींच दी है अपनी 100 सीसी की स्प्लेंडर पूरी, जितना तार आप उसका अधिक से खींच सकते थे, और वो जा करके 80, 90, 95 पे अटक गई। आगे क्यों नहीं बढ़ रही है बताओ? तो कोई उसको बाहर से रोके हुए है? तेल जल रहा है, नहीं जल रहा है? तेल तो जल रहा है। तो तेल जल रहा है तो सारा तेल जल किस लिए रहा है? जब गति बढ़ ही नहीं रही तो तेल किस लिए जल रहा है? न्यूटन ताऊ तो बता गए थे कि अगर कांस्टेंट स्पीड रखनी है तो उसके लिए कोई फोर्स चाहिए ही नहीं। उसकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही बाइक की, तो तेल क्यों जल रहा है फिर? उसका तेल जल रहा है बस उसके अपने अंतर्द्वंद में। उसका तेल जल रहा है, इंजन का ही जो फ्रिक्शन है और उसकी जो अपनी डिजाइन है वो एरोडायनामिकली अनसूटेबल है, तो हवा से उसको लड़ना पड़ रहा है। बहुत सारा जो तेल जल रहा है वो सिर्फ आवाज बन करके डिसिपेट हो जा रहा है, हीट बन के डिसिपेट हो जा रहा है। तो तेल तो इसलिए जल रहा है। तो तेल जल रहा है पर गति बढ़ ही नहीं रही। अहंकार कहता है मुझे जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, ऊंचा है, प्यारा है। लेकिन कुछ नहीं मिल सकता जो श्रेष्ठ, सुंदर, ऊंचा, प्यारा है जब तक तुम अहंकार हो। ये विरोधाभास है। जो कुछ तुम्हें तुम्हारे लिए चाहिए, अच्छा, ऊंचा, सुंदर, वो तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम हो। आपकी बाइक स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही है? आपने खींच दी है अपनी 100 सीसी की स्प्लेंडर पूरी, जितना तार आप उसका अधिक से खींच सकते थे, और वो जा करके 80, 90, 95 पे अटक गई। आगे क्यों नहीं बढ़ रही है बताओ? तो कोई उसको बाहर से रोके हुए है? तेल जल रहा है, नहीं जल रहा है? तेल तो जल रहा है। तो तेल जल रहा है तो सारा तेल जल किस लिए रहा है? जब गति बढ़ ही नहीं रही तो तेल किस लिए जल रहा है? गति जब बढ़ ही नहीं रही तो तेल किस लिए जल रहा है? न्यूटन ताऊ तो बता गए थे कि अगर कांस्टेंट स्पीड रखनी है तो उसके लिए कोई फोर्स चाहिए ही नहीं। उसकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही बाइक की, तो तेल क्यों जल रहा है फिर? उसका तेल जल रहा है बस उसके अपने अंतर्द्वंद में। उसका तेल अब किसी बाहरी ताकत से संघर्ष करने में नहीं जल रहा है। उसका तेल जल रहा है, इंजन का ही जो फ्रिक्शन है और उसकी जो अपनी डिजाइन है वो एरोडायनामिकली अनसूटेबल है, तो हवा से उसको लड़ना पड़ रहा है। बहुत सारा जो तेल जल रहा है वो सिर्फ आवाज बन करके डिसिपेट हो जा रहा है, हीट बन के डिसिपेट हो जा रहा है। तो तेल तो इसलिए जल रहा है। तो तेल जल रहा है पर गति बढ़ ही नहीं रही। कुछ कुछ हमारी जिंदगी जैसा है। तेल तो रोज जलता है पर गति नहीं बढ़ती, ऊंचाई नहीं मिलती। क्योंकि जो यूनिट है, जो व्यवस्था है, जो तेल जला रही है अपने लिए, वो खुद बाधक है अपनी ही गति बढ़ाने के रास्ते में। जब तक उस बाइक का डिजाइन वैसा है जैसा है, वो कितना भी तेल जला ले उसकी गति नहीं बढ़ेगी 80, 90 से, नहीं बढ़ सकती। और जला लो तेल। नहीं साहब, दिक्कत यह है कि हमारा इंजन छोटा है। बेटा, जितना तुम्हारा इंजन है उससे भी छोटे इंजन में बहुत गति पाई जा सकती है अगर भीतर डिसिपेशन ना हो। छोटे फोर्स के साथ भी गति बहुत बढ़ जाएगी अगर भीतर ही भीतर तुम्हारी ऊर्जा स्वयं से ही लड़ने में बर्बाद ना हो रही हो। जो बहुत अच्छे फोन्स होते हैं, आपने उनका प्रोसेसर देखा है? अक्सर जो जो साधारण किस्म के फोन होते हैं उनसे छोटा होता है। प्रोसेसर छोटा होता है पर प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाती है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है?
उनके भीतर डिजाइन है, डिसिपेशन नहीं है। डिसिपेशन माने बिखराव, वेस्टेज। हम जो अपने लिए चाहते हैं वो हमें हमारे रहते नहीं मिल सकता। हम जो अपने लिए चाहते हैं वो हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं। दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन भीतर होता है। या दुश्मन अगर बाहर है भी तो उसका समर्थन करने वाला भीतर होता है। कई लोग कह रहे हैं हाँ ये ज्यादा इंसाफ की बात लगी, क्योंकि बाहर दुश्मन तो है, वो तो हम मान ही नहीं सकते कि बाहर दुश्मन नहीं है। चलो है, हवा को दुश्मन मान लो, तो आप पत्थर ऊपर फेंकते हो तो हवा तो पत्थर के विरोध में भी होगी, फिर पत्थर को क्यों नहीं रोक लेती? वही हवा पत्थर के विरोध में भी है ना, तो पत्थर ऊंचाई कैसे हासिल कर लेता है? पत्थर क्यों नहीं रुक जाता? और वही हवा अपने चौड़े बाबू के भी विरोध में है, उनको कैसे रोक लेती है? एक ही दुश्मन है, एक पर हावी हो जाता है, दूसरे पर हावी नहीं हो पाता, कैसे हो जाता है? कुछ है कागज की अपनी ही संरचना में कि वो दुश्मनों को अपने ऊपर हावी होने देता है। नहीं तो अगर मुझे पता हो कि मेरे दुश्मन का हथियार मेरा ही क्षेत्रफल है, मेरा ही सरफेस एरिया है, तो मैं कहूंगा हट तो। ठीक है, हवा रोकती है कागज को, पर हवा रोकती है या कागज का सरफेस एरिया रोकता है? तो हवा क्या कर लेगी अगर कागज अपने आप को बिल्कुल घना और ठोस कर ले, एक डेंस मास बना ले? हवा मुझे रोकना भी चाह रही है, तो हवा का समर्थन कौन कर रहा है? त्वरा नहीं मिलेगी, गति नहीं मिलेगी, ऊंचाई नहीं मिलेगी। हम्म? कहीं से शोर आ रहा हो, उसको आप कितनी ऊंचाई तक सुन सकते हैं? आवाज आप कितनी बढ़ाना चाहेंगे अगर आवाज में शोर है? कितना बढ़ा सकते हैं? ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना? पर वही आवाज अगर निर्मल हो जाए तो आप आवाज कितनी ऊंची कर सकते हो? आप बहुत भी बढ़ा दो तो भी आप झेल लोगे, बस इतना मत बढ़ा देना कि कान के पर्दे ही फटने लगे। पर अब बढ़ाई जा सकती है। जितनी निर्मल होगी ध्वनि उतनी तेज करी जा सकती है। निर्मलता से आशय समझ रहे हैं? अपने ही भीतर जो हमारा दुश्मन बैठा है उसको हटा देना वही मल है। उसको आप हटा दीजिए तो गति, ऊंचाई, तीव्रता, सुंदरता सब हासिल हो जाते हैं। भजिया निर्मल तूर। तूर से आशय संतूर मान लीजिए, वाद्य उपकरण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भीतर जब तक नॉइस है तब तक इंटेंसिटी नहीं हो सकती। आप बस चाहते रह जाएंगे कि तेजी आए, आएगी नहीं। जिन मशीनों को जितनी ज्यादा गति से परफॉर्म करना होता है उनके पुर्जे उतनी ही सावधानी से बनाए जाते हैं, उनके ल्यूब्रिकेंट्स भी बहुत उच्च कोटि के होते हैं और बहुत महंगे बनते हैं वो पुर्जे। उनमें आपस में घर्षण ना हो इसीलिए अलाउंसेस बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि भीतरी संरचना, डिजाइन, निर्मित अभिकल्पना
जब वो ठीक होती है तभी बाहरी गति पाई जा सकती है। बाहरी गति कामना की तीव्रता का परिणाम नहीं होती, भीतरी शुद्धता का परिणाम होती है। कामना बहुत जबरदस्त हो और भीतर सब अंजड़ पंजड़ उल्टे पुल्टे हो, तो गति बढ़ाने से सबक इतना होगा कि पूरी मशीन, पूरी व्यवस्था बिखर जाएगी। एक जर्जर बिल्कुल खस्ता हाल गाड़ी हो, ठीक, और आपको मान लीजिए कहीं ढलान मिल गई या कुछ हो गया, लंबी ढलान, 15 किलोमीटर लंबी ढलान, और आपने वो गाड़ी बहुत तेज दौड़ा दी, एक तो ढलान और ऊपर से जितना आप उसमें एक्सेलरेशन ले सकते थे ले लिया, तो क्या होगा? ढलान समाप्त होने से पहले गाड़ी बिखर जाएगी। जैसी हमारी भीतरी हालत रहती है, अगर हमें गतिशीलता का बाहरी माहौल मिल भी जाए तो वो माहौल हमारे लिए और अनिष्टकारी हो जाएगा। गड़बड़ आदमी, जिसके पास, अब सबको चाहिए होता है कि हमारे पास पैसा हो, ताकत हो, पर गड़बड़ आदमी जो भीतर से अभी इस लायक ही नहीं है कि पैसे को और ताकत को संभाल सके, उसकी जिंदगी में अगर पैसा आ जाए, ताकत आ जाए, बहुत संभावना है वो खुद को बर्बाद कर लेगा और दुनिया को भी बर्बाद करेगा। और इसीलिए उसके पास ना पैसा आ रहा था ना ताकत आ रही थी। अच्छा ही था, कुछ नहीं आ रहा था। बहुत सारे कारक होते हैं, बाहरी तरक्की के भी बहुत सारे होते हैं, पर मैं एक मोटे तौर पे आपसे कहूं तो जिन देशों में आप पैसा ज्यादा पाएंगे उन देशों में आप शिक्षा भी ज्यादा पाएंगे। वजह है, शिक्षा बहुत कम हो और पैसा आ गया होता तो क्या हुआ होता? बर्बादी ही हुई होती। और मैं इसको बहुत बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से रख रहा हूं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर यह एक प्रमुख कारक है। 1990 तक भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल एक जैसी थी। 1990 तक भारत और चीन की साक्षरता दर भी एक जैसी थी। आज चीन की आबादी में मुश्किल से 2-3% लोग हैं जिनको आप साक्षर नहीं बोल सकते, वो भी बहुत पुराने, बहुत बूढ़े, पिछली पीढ़ी के, जो बिल्कुल रह ही गए और जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं। नहीं तो वहां सब साक्षर हो गए, हम 80% भी नहीं है। और यही वजह है कि 1990 तक भारत की और चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी एक जैसे होती थी क्योंकि साक्षरता दर एक जैसी होती थी। आप जितना उनसे साक्षरता में पिछड़े, उतने ही प्रति व्यक्ति आय में पिछड़े, उनकी प्रति व्यक्ति आय आपसे आज 5 गुनी है। भीतरी बदलाव आता है तो बाहरी बदलाव आ जाता है। आप भीतर से शिक्षित होते हो तो आप बाहर से फिर संपन्न भी होने लग जाते हो। हम नहीं कह रहे कि हर आदमी जो शिक्षित है वो संपन्न भी होगा, पर एक मोटे तौर पर नियम बता रहे हैं। और कभी आपने उल्टी गंगा बहा दी कि साहब शिक्षा वगैरह तो कुछ नहीं है, पर किसी वजह से आपको पैसे मिल गए, तो उससे फिर नाश ही होता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उनकी ऐसी थी, जो लोकेशन ही है देश की वो ऐसी थी कि 80 के दशक में उनको खूब डॉलर मिले सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए। अब वो जो डॉलर आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो भीतरी किसी गुण की वजह से आ रहे हैं, वो डॉलर बस यूं ही आ रहे हैं। तो उन डॉलरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने खुद को बर्बाद ही किया। जो हमारी गहनतम कामना है उसके मार्ग में स्वयं हम ही खड़े होते हैं, कोई और नहीं। और आप अपने साथ बड़ा अन्याय करते हैं जब आप अपने दुख, अपनी हार, अपनी पीड़ा का सही विश्लेषण न करके
दूसरों के विरोध और अपने समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मैं दूसरे से हारा, अगर आप दूसरे से हारे हो तो प्राकृतिक वृत्ति ये होती है कि दूसरे को दोष दो, दूसरे पे क्रोध करो। आप दूसरे से हारे, कोई स्थिति थी जहां आपको लगा आप अपमानित हुए हैं, आपने दुख पाया है, हार झेली है, सबसे पहले खुद को दोष दिया करिए। पर खुद को हम नहीं दोष देते हैं, हम अपने समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और जो हार झेलने के बाद अपने भीतरी ढांचे के समर्थन में खड़ा हो जाता है, वो अपने आप को और बड़ी हार के लिए तैयार कर रहा है। भीतर से वैसे ही रहूंगा जैसा हूं, लेकिन दुनिया में सिकंदर हो जाऊंगा, यही भरम है। आज आखिरी बात, समापन कहिए या उद्यापन कहिए हो रहा है भजन का, आखिरी बात साहब यही कह रहे हैं, किया मेरा भरम सब दूर, वो यही है। जीव हो तो दुनिया में तो आनंद से ही जीना चाहते हो, जीव हो तो जियोगे तो जगत में ही। लेकिन जगत में अगर जीत चाहिए तो काम भीतर करना पड़ेगा। जगत में जीत के लिए जगत को नहीं जीतना होता, जीव को जीतना होता है, स्वयं को जीतना होता है। और बात साफ है, जगत में अगर हार मिली है, बाहर अगर हार मिली है, तो कारण सदा भीतरी होंगे। बाहर की हार के लिए बाहर वाले को दोष देना माने अगली हार की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। हम नहीं कह रहे कि बाहर वाला मासूम है और वो तो आपके समर्थन में खड़ा था, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम भूलेंगे नहीं। हम पत्थर ऊपर को फेंक रहे हैं, हवा विरोध में खड़ी है, पर हवा यदि कागज के लिए है तो पत्थर के लिए भी है। पत्थर को क्यों नहीं रोक पाई, या पत्थर को उतना ज्यादा क्यों नहीं रोक पाई? रोकती हो पत्थर को भी है, कुछ हद तक वो पत्थर की ऊंचाई भी रोक लेती है। तो बहुत सबूत और तर्क लेकर मत आ जाइएगा कि नहीं देखिए आपने बाहर वालों को तो बिल्कुल ग्रीन चिट दे दी, जैसे कि बाहर वाले तो निर्दोष हैं, बाहर वाले नहीं, देखिए साजिश करते हैं, बाहर वाले ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हाँ है हवा, और हवा विरोध करती है, एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है। पर अगर कागज के लिए होता है तो पत्थर के लिए भी होता है। पत्थर कैसे उठ गया और कागज कैसे यहीं तक आकर के पट से गिर गया? जिन परिस्थितियों की दुहाई दे रहे हो, हवाला दे रहे हो कि ये परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि हम जीवन में नहीं कुछ कर पाए, वो परिस्थितियां के तुम्हारे लिए प्रतिकूल थी? 100 और भी तो थे, बिल्कुल प्रतिकूल थी, पर जितनी तुम्हारे लिए प्रतिकूल थी उतनी औरों के लिए भी थी। स्थितियों की प्रतिकूलता की बात बस तुम इसलिए करते हो ताकि उसकी बात ना करनी पड़े जिसकी बात की जानी चाहिए। किसकी बात की जानी चाहिए? कागज बेचारे की चौड़ कम हो जाएगी। और देखो जितनी उसकी चौड़ कम होती जाएगी उतनी उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। पहले उसको आप ऐसे एक तह मोड़ दीजिए, फिर 2 तह कर दीजिए, जितनी आप उसकी तहें करते जाएंगे उतनी उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। उसको आप पूरा ही गला दीजिए, पूरा गला दीजिए पानी में, और उसके बाद उसको बिल्कुल दबा करके कंप्रेस करके सुखा दीजिए, वो एक ठोस गोली बन जाए, तो अब तो वो पत्थर का मुकाबला भी कर सकता है। पर बाहर अगर फतह चाहिए तो भीतर उसको पूरी तरह ही टूटना पड़ा, गलना पड़ा। अध्यात्म में विगलन इसलिए इतना महत्वपूर्ण शब्द है। तर्क जो है इसका वो आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि कभी आपको खुद से बहस करनी हो तो आप कर पाए। मैं कुछ और होना चाहता हूं, जो भी मुझे मेरी सीमित बुद्धि समझ में आता है, पर इतना तो मुझे समझ में आता है कि मैं जैसा हूं मैं ठीक नहीं। मैं बहुत स्पष्ट नहीं देख पा रहा मुझे क्या होना चाहिए, पर
दूसरों को देख के, आदर्शों को देख के, ग्रंथों को सुन करके मुझे थोड़ी सी भनक लगती है कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा होना है। मैं इस तल पर हूं, मुझे इस तल पर, थोड़ा सा ऊंचे तल पर पहुंचना है। ठीक, ये कह के ही आपने क्या स्वीकार कर लिया है कि इन दोनों में से ज्यादा मूल्य किसका है। ये याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं। मैं यहां हूं और मेरी कामना कहती है मैं ये ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं। उसके लिए मैं अलग अलग दिशाओं में भागता हूं। उसके लिए मैं कभी बाजार की ओर भी जा सकता हूँ, कभी मंदिर की ओर भी जा सकता हूँ, कभी पपीता की ओर जा सकता हूँ, और उसी के लिए मैं कभी भी गीता की ओर भी आ सकता हूँ। पर बात तो यही है कि मैं जैसा हूं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। तो मुझे यहां होना, अब यहां होना है तो आपने खुद ही मान लिया है ना कि आप जैसे हो उससे बेहतर ये जगह है। अगर ये बेहतर ना होती तो, ये बेहतर ना होती तो आप ऐसा होना ही नहीं चाहते, होना ही नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसा होना है। अब अगर यहां होने की शर्त ये है, मांग ये है कि आप जैसे हो ऐसा रहे रहे, खुद को बचाए बचाए आप यहां नहीं पहुंच सकते। दो में से एक को चुन लो, या तो अपना वर्तमान स्वरूप बचा लो या यहां पहुंच जाओ। तो बताइए अब इन दोनों में से किसी एक का चुनाव आप किस आधार पर करेंगे। आधार स्पष्ट होना चाहिए। मैं यहां हूं, मैं ऐसा हूं, ये मेरी चेतना का, मेरे जीवन का स्तर है। और कोई भी अपने स्तर से संतुष्ट कभी नहीं होता, हर आदमी बदलना चाहता है, बेहतर होना चाहता है। ठीक है ना, यहां तक मैं यहां पर हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, यहां पहुंचना चाहता हूं, यहां नहीं पहुंच पाता इसलिए उदास रहता हूं, बेचैन रहता हूं, ये सब होता है। यहीं पहुंचने के लिए इधर उधर सौ तरफ भागता हूं, ये सब भी हम जानते हैं। बहुत आसान होता, जैसा मैं हूं ऐसे ही उचक करके यहां बैठ जाता, कुछ बदलना पड़ा नहीं। जैसे आदमी लिफ्ट में चढ़ता है, जैसे आप नीचे थे वैसे ही छठी मंजिल पे पहुंच गए, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर यहां नहीं है ऐसा। अस्तित्व एक शर्त रखता है। अस्तित्व कहता है या तो यहां पहुंच लो या जैसे हो वैसे खुद को बचा लो। या तो यहां पहुंच लो या जैसे अभी हो ऐसी अपनी हालत की रक्षा कर लो। इन दोनों में से मुझे चुनाव करना है, भावना वगैरह नहीं। तर्क के आधार पर बताइए मैं ये चुनाव कैसे करूं। प्रकृति क्या बोलती है? प्रकृति का काम होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षण या आत्मसंरक्षण। उसका पहला प्रिंसिपल होता है अहंकार का, क्या? खुद को तो बचाना है। तो वो क्या बोलेगा? भाई देखो, यहां भी तो अपने लिए पहुंचना था। अगर हम ही वो नहीं रहे जो हम हैं तो यहां पहुंच के क्या करेंगे? तो यहां तो पहुंचना है, पर हम जैसे हैं वैसा बने बने वहां पहुंचना है। ये प्रकृति का तर्क है। अब चेतना का क्या तर्क होगा, ये बताइए। चेतना का क्या तर्क होगा? अगर मुझे इसमें और इसमें चुनना है तो चुन तो मैं पहले ही चुका हूं। अगर ये जगह श्रेष्ठ ना होती तो मैं यहां पहुंचना क्यों चाहता? और अगर ये जगह इस जगह से श्रेष्ठ है तो मैं इसको बचाऊं या इसको पाऊं? नहीं नहीं, ये इतनी भी श्रेष्ठ नहीं, और इतनी श्रेष्ठ नहीं है तो उठना क्यों चाहते हो? पड़े रहो। उठने की चाहत किसकी है? तुम्हारी। किसी ने आकर के ज्ञान नहीं दिया है कि उठो। तुम खुद ही कुल बुलाते रहते हो कि जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, ये बदले वो बदले, ऐसा वैसा चाहते हो ना। तो ये फैसला तो तुमने खुद ही करा है कि इस तल से ये इस तल बेहतर है। जब तुम ही नहीं फैसला करा है कि इस तल से बेहतर है ये तल, तो फिर इस तल को पाने के लिए तुम इसको छोड़ने को क्यों नहीं तैयार हो? कोई बाहरी दबाव नहीं है, तुम्हारा अपना फैसला है। तुम ही ने कहा कि ये तल इससे बेहतर है। अगर बेहतर है तो उसको पाने के लिए नीचे वाले को छोड़ दोगे तो सौदा मुनाफे का है ना, मुनाफे का। पर जब तक छोड़ने वगैरह की बात नहीं आती है, जब तक तर्क बुद्धि चल लेती है, तब तक तुम्हें साफ दिख लेता है कि यहां से यहां जाना है, बढ़िया है। पर जैसे ही वो कीमत चुकाने का क्षण आता है, वैसे ही एक प्राकृतिक तुरंत रिफ्लेक्स उठता है, प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, जो कहता है अरे पर पहली चीज तो ये कि खुद को बचाना है ना। नहीं, अगर ये पहली चीज होती कि खुद को बचाना है तो बचे हुए तो तुम हो ही। अगर यही सबसे बड़ी बात होती कि खुद को बचा के रखना है तो तुम इतने बेचैन क्यों होते? खुद को बचा के रखना ही इतनी बड़ी अगर बात है तो क्यों जा रहे हो तुम? कि कोई जा रहा है कि मुझे नौकरी बेहतर मिलनी चाहिए, कोई कह रहा है कि जगह बेहतर होनी चाहिए, घर बदलूंगा, कोई कपड़े बदलना चाहता है, कोई बाल कटाना चाहता है, कोई वजन बढ़ाना चाहता है, कोई वजन कम करना चाहता है।
कोई कह रहा है मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। अगर तुम जैसे उससे संतुष्ट होते तो दिन भर तुम में इतनी छटपटाहट क्यों होती? माने तुम जैसे हो उसमें कुछ, और ये किसी बाहर के स्रोत से तुम पर नहीं थोपा जा रहा, ये तुम खुद मानते हो कि तुम जैसे हो उसमें बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मानते तो हैं बड़ी गड़बड़ है, लेकिन जब वो गड़बड़ ठीक करने का समय आता है तो हम कहते हैं गड़बड़। ये आंतरिक बेईमानी हमें खा जाती है, ये खा जाती है। तर्क को भावना से ऊपर रखो सदा, नहीं तो जानवर बने रहोगे। पुरानी हो गई है फटफटिया मोटरसाइकिल या कार, दिन भर उसमें दुख पाते हो। स्टीयरिंग हाथ में आ जाता है, कभी गेट निकल के गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, छत उड़ गई, 100 तरह की। लेकिन उसके साथ बड़ी गुलाबी यादें जुड़ी हुई हैं, 45 साल की, 45 साल पुरानी है सिर्फ। तो बहुत दुख पाते हो, बहुत लतियाए जाते हो, उसके मारे पुलिस केस हुए हैं कई बार, गाड़ी जब्त हो गई है, अस्पताल तो जाना ही पड़ा है, उसका तो कोई मुआवजा भरना पड़ा है, सब। और जब ये सब कुछ होता है तो तर्क साफ होता है कि 100 बार सबूत आ रहे हैं कि इस गाड़ी को विदा करो, और उस क्षण में बिल्कुल तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि इसको विदा कर देना चाहिए। विदा करने के लिए किसी को बोल भी देते हो, किसी साइट पर जाकर लिख दिया कि गाड़ी बेचनी है, तो खरीदने के लिए बहुत आ जाते हैं कबाड़ी वगैरह, या कि किसी ब्रोकर को बोल दिया तो ब्रोकर ने किसी को भेज दिया कि साइकिल पे आ गया कबाड़ी गाड़ी लेने के लिए। पर जब बेचने का क्षण आता है तब क्या होता है? भावनाओं का बिल्कुल सीटी बजने लग जाती है। इसी में एक बार फलाना बैठा था, ढिकाना बैठा था, नुन्नू का जन्म पिछली सीट पे हुआ था, कुछ भी, कौन कौन कांड कर रखे हैं तुमने गाड़ी में कौन जाने। वो सारे कांड याद आने लग जाते हैं 45 साल के, और तब छोड़ी नहीं जाती। बस यही है और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है हमारे दुख के पीछे, यही है। आपके दुख का स्रोत क्या है, आपसे ज्यादा कौन परिचित है उससे, और आप जानते हैं भली भांति। पर जब क्षण आता है आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का, उस क्षण में आप अपने तार खोलते ही नहीं। आप इंतजार करते हो कि किसी दिन इतनी भारी दुर्घटना हो, और लोहा इतना छितर जाए कि उसको समेट करके घर लाना संभव ही ना रहे, तभी छूटेगी है, और ऐसे ही छूटती भी है। नहीं तो उसके 2-4 टुकड़े तो कई बार हो चुके हैं, आप हर बार उनको ले आके सिल देते हो। प्रतीक समझ रहे हैं ना सारे? ये सिला सिली का गेम कब तक चलेगा? जिसको फटना ही है, तुम काहे उसको बार बार बीनने में लगे हो? अनंत समय है कि लाते रहोगे बार बार। अरे भाई, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और कुछ, क्या कह रहे थे कृष्ण पिछले सत्र में? ये प्रकृति है, यहां सब कुछ क्या होता है? आद्यंतवंत। कभी शुरू हुआ है तो कभी, तुम कहां के बाजीगर हो कि शुरू तो करोगे और खत्म नहीं होने दोगे? तुम कौन हो भाई? और खत्म होने पे तुम कैसे जोर चला लोगे जब शुरू ही तुम्हारे जोर से नहीं हुआ था? आप बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज आपने सचमुच शुरू करी है? शुरू कैसे हुई थी? आप तो श्रेय ले लोगे, हाँ फिर मैं गया था तो मैं खरीद कर लाया था। जी छोड़ो, 100 तरह के विज्ञापन देखे थे तुमने, पड़ोसी के पास भी वही गाड़ी देखी थी तुमने, 50 तरह की ईर्ष्या उठी थी, किसी ने लानतें भेजी थी, किसी ने शर्त रखी थी कि हमारे पास अगली बार आना तो इसमें मत खड़े होकर के आ जाना, लंबरेटा में एम्बेसडर लेके आना, तो उधार के पैसे पे उठाई थी। खुद तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, सब कुछ संयोग से ही हुआ था ना। जब संयोग से शुरू हुआ था तो संयोग से ही समाप्त भी होगा। तुम कौन होते हो बीच में आने वाले?
बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं हम कि आत्मा और संयोग, इनमें विवेक भेद नहीं कर पाते, हम इनको कॉन्फ्लेट कर देते हैं। जिस चीज पे बस चलना है, जहां हमारा चुनाव लागू हो सकता है, वहां हम चुनाव करते नहीं। वो एक ही है, अहम आत्मा को चुन सकता है, वो हम चुनाव करते नहीं। और जहां चुनाव का क्षेत्र ही नहीं है, माने संयोग का क्षेत्र है, वहां हम कहते हैं मेरे चुनाव से होगा जो होगा, और हो सकता नहीं है।